एक बार सभी को मेरा नमस्कार। गुरुकुल एकेडमी कायमगंज में आप सभी का स्वागत है। तो ये आज आपकी संविधान की होने वाली पहली क्लास है। तो आज हम देखेंगे संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में, संविधान की आधारशिला कैसे रखी गई और इसके जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती अभी आने वाली है, यूपी दरोगा भर्ती आने वाली है, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कहीं ना कहीं संविधान के क्वेश्चन रखे जाते हैं। यूपी पीसीएस आपका लगा हुआ है, आरओ एआरओ लगा हुआ है, उसमें भी आपको संविधान के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम संविधान की सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाएंगे कि संविधान को आखिर कहाँ से स्टार्ट किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी जड़ें कैसे बनी, और आज हमारा आके संविधान यहाँ पे हो गया आके, और जितने संशोधन हुए उनके भी बारे में बात करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए संविधान की पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं। तो संविधान की पृष्ठभूमि यदि आपको समझनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो विदेशी कंपनियाँ थीं जो व्यापार करने के लिए आई थीं, इनके बारे में समझना पड़ेगा। तो संविधान का जो पहला भाग स्टार्ट होता है वो भारत में ब्रिटिश जो कंपनियां थीं या जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनका भारत आगमन था। जब ये कंपनियां भारत व्यापार करने के लिए आईं तो लगातार व्यापार करती रहीं। इसके बाद इनके पास प्रशासनिक शक्तियां भी आ गईं। शुरुआत में जब आए थे तो ये लोग अपनी व्यापारिक शक्तियों के साथ केवल व्यापार को ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इनके हाथों में प्रशासनिक शक्तियां आती गईं तो ये लोग उसका भारतीयों के साथ गलत व्यवहार करते चले गए और कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन्स बने थे कि आगे चलते चलते 1857 क्रांति होती है और वहाँ पे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ भारत में मुख्य तौर पर व्यापार के लिए आई थी, प्रशासनिक कार्य किए, कानूनी तौर पर उसने कानूनों को लागू किया और इसके बाद 1857 क्रांति होती है और 1858 का भारत परिषद अधिनियम जैसे ही लागू होता है वैसे ही जितनी भी शक्तियाँ थीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी हटा दी गई। सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए, जो भी प्रशासनिक संबंध थे वो भी खत्म कर दिए गए। तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम लागू होता है तो भारत का जो शासन था वो ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस तरीके से फिर ब्रिटेन के सम्राट ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया। फिर वहाँ से कुछ एक्ट पारित हुए, उन एक्टों को भी हम देखेंगे। फिर हमारे भारतीय नेता जो थे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी होती है। उसके बाद धीरे धीरे संविधान सभा की मांग उठाई जाती है। संविधान सभा की मांग उठने के बाद धीरे धीरे संविधान की पृष्ठभूमि रखी जाती है। पृष्ठभूमि रखने के बाद बनने का सिलसिला जारी होता है। तो संविधान बनते बनते 2 वर्ष 11 माह 28 दिन का समय कुल लगता है। तो जब तक ये संविधान बना था तो उसके पीछे के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो उन क्वेश्चन से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से होता है। तो सबसे पहले भारत में जो व्यापार करने के लिए आए थे वो आपके पुर्तगाल आए थे। तो होता क्या है, प्राचीन समय में भारत और जो यूरोप के मध्य व्यापार होता था वो काफ़ी प्राचीन समय से चला आया है। उस समय ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो स्थलीय मार्ग से होता था। हमारे समुद्री मार्ग इतने या नाव जो या जहाज़ होते थे वो इतने नहीं थे। तो स्थलीय मार्ग से जब व्यापार होता था तो यूरोप वाले जब भारत आते थे, भारत का कच्चा माल लेते थे और जाके मंडी में बेचते थे, तो उनको कई गुना फ़ायदा मिलता था। तो लगातार इस व्यापार को वो लोग करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंडी होती थी कुस्तुतनिया, उस पर तुर्की वालों ने अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो यूरोप वासी जो थे वो भारत आना चाहते थे, कच्चे माल को ले जाना चाहते थे, लेकिन जो मार्ग होते थे उन मार्ग को भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। जब मार्ग सारे ब्लॉक हो जाते हैं
तो सर्वप्रथम पुर्तगाल का एक व्यक्ति होता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो ये अपना जहाजी बेड़ा जो लेके आया था वो 1498 ईस्वी में भारत के लिए लेके आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुतायत में पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। तीसरा क्वेश्चन, भारत और यूरोप के मध्य प्रथम व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत और यूरोप के मध्य प्रथम व्यापारिक मार्ग की जो खोज की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों में भी नाम किसका आएगा? वास्को डी गामा का आएगा। तो ये सबसे पहले भारत पहुंचता है और भारत का जो एक तट होता है केरल का कालीकट के तट पर पहुंचता है। और वहाँ के उस समय जो मौजूदा राजा थे वो राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने इनका स्वागत करते हैं और ये लगभग 3 माह तक भारत रहते हैं। और फिर भारत से जो अपने जहाज़ लेके आए थे कच्चा माल यहाँ से लाते हैं और अपने पुर्तगाल जाके मंडी में बेच देते हैं। जब मंडी में बेचते हैं तो इनको प्रॉफिट जो होता है, अपनी यात्रा जो भी खर्चा हुआ था वो सारा खर्चा निकालने के बाद लगभग 60 गुना फ़ायदा हुआ। अब बताइए, जो 60 गुने में फ़ायदा लेके भारत से जा रहा है खर्चा यात्रा निकालने के लिए, तो क्या यूरोप की कंपनियां भारत नहीं आना चाहेंगी? वो 100% आना चाहेंगी, 101% आना चाहेंगी। तो इसी वजह से यूरोप की कंपनियां भारत आती हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका नाम आएगा? पुर्तगालियों का आएगा। इसके बाद वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आता है और अंततः लास्ट तक जब आपका 1527 डेट आती है तो इसकी भारत में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1527 में जब वास्को डी गामा की मृत्यु होती है तो इसे कोच्चि केरल में ही दफना दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि जो वास्को डी गामा है उसकी कब्र भारत में कहाँ बनी हुई है? तो कोच्चि या केरल में बनी हुई है। कब मृत्यु हुई थी? 1527 में मृत्यु होती है। इसके बाद पुर्तगाल के अन्य बहुत सारे व्यापारी भारत अपना व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बना ली थी। बस्तियां बनाने के साथ इन्होंने एक पूरे गांव स्थापित कर लिए थे और कंपनी के जो अधीन जो मजदूर वर्ग होता था, जो वर्क करता था वहाँ पे, तो उनके लिए इन्होंने बस्तियां स्थापित कर दी। अब बस्तियां बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुकी थी, तो उन बस्तियों को देखभाल करने के लिए पुर्तगाल से एक गवर्नर भेजे जाते हैं जिसका नाम क्या था? अल्फांसो। पहले तो आया था फ्रांसिस्को और फिर आया था अल्फांसो। अब नाम दोनों में अलग अलग है। अल्फांसो डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्मेडा जो था वो भारत सबसे पहले आता है गवर्नर बन के। तो क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाला पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत आने वाला पुर्तगाल का पहला गवर्नर अल्मेडा हो जाता है। इसके बाद अल्मेडा चला जाता है। इसके बाद कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क जब भारत आता है तो इसे भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक गवर्नर भी कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक गवर्नर किसे कहा गया है? तो वास्तविक गवर्नर जो कहा गया है वो अल्बुकर्क को कहा गया है। ये जैसे ही आता है भारत में तांडव मचा देता है और तांडव जो मचाता है वो गोवा से मचाता है। तो इसने सबसे पहले गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लेता है कब? 1510 में। तो क्वेश्चन बन जाता है, पहला तो क्वेश्चन यही है कि भारत में पुर्तगाली की वास्तविक शक्ति का गवर्नर किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसने गोवा को कब जीता था? तो इसने गोवा को 1510 में जीता था। इसके बाद 1530 में ये लोग गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे ये अपना व्यापार चालू रखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वहाँ की महारानी विक्टोरिया टेलर इनको 15 साल का अधिकार पत्र देती हैं कि आप भारत से व्यापार करिए। तो 1608 में अंग्रेज़ों ने अपना पहला राजदूत भारत भेजा आज्ञा पत्र लेने के लिए, मतलब कि हमें एक कंपनी भारत में खोलने की इजाज़त मिल जाए। तो 1608 में जब आता है तो यहाँ पे जो मुग़ल राजा था वो जहांगीर था। तो क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। क्वेश्चन आएगा कि कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल राजा के दरबार में आया था?
तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो आपके जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद आता है, लेकिन पुर्तगालियों को ये चीज़ पता लगती है कि ब्रिटेन वाले भी अपने यहाँ कंपनी खोलने वाले हैं। उनको बुरा लगता है, फिर उनके बीच कुछ झगड़ा भी होता है, समझौता भी होता है। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिटेन वाले जब आए थे तो पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारत में कहाँ किस जगह स्थापना की थी। तो किसी किताबों में लिखा हुआ है 1608 में सूरत में की है, कहीं लिखा है 1611 सूरत में की है या मछलीपट्टनम में की है, और कहीं पे लिखा है 1613 में सूरत में की है। तो एक्चुअल डेट 1613 लगाना है। 1613 सूरत में इन्होंने अपनी स्थापना की है। सूरत जो है वो गुजरात में पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से पैर पसारने किसने स्टार्ट किए? ब्रिटेन वालों ने। अब पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, ब्रिटेन वाले आ गए, ये अपना व्यापार स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं। फिर इनके बीच जब व्यापार होता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक है, तो झगड़े भी होते रहे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारी ऐसी आधुनिक इतिहास जब पढ़ोगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। फ्रांसीसी की कहानी क्या रही है, स्वीडिश की कहानी क्या रही है, और इन सब की कहानियाँ क्या रही हैं। तो हम संविधान में ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, सीधे चलेंगे हम संविधान के मेन मुद्दे पर। अब जब ये लोग व्यापार करते रहे, प्रशासनिक शक्तियाँ अगर इनको लेनी है तो मुगल राजा से लड़ना पड़ेगा। अब प्रशासनिक शक्तियाँ इनके पास कब आती हैं? तो इन्होंने क्या किया, जब मुगलों का जो शक्तिशाली राजा था औरंगजेब, उसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है। और 1707 में जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो जितने भी मुगल के जो नीचे वाले राजा थे वो सारे के सारे कमज़ोर पड़ते चले गए। तो जैसे ही औरंगजेब मरता है तो इसके दो पुत्र थे, दो मैन पुत्र थे जो अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे। एक तो था फारुखसियर, एक था जहांदारा शाह। तो औरंगजेब जैसे ही मरता है तो जहांदारा शाह को राजगद्दी सौंप दी जाती है। अब फारुखसियर को गलत लगता है कि इसको राजगद्दी कैसे मिल गई, तो फिर उसने युद्ध इससे लड़ लिया, तो जहांदारा को हटा दिया, फारुखसियर बन जाता है। फारुखसियर के नाम पर ही हमारे फर्रुखाबाद का नाम पड़ा है, फर्रुखाबाद। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। तो मुगल राजा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे तो हमारे जो 12 प्रांत होते थे, उन 12 प्रांतों में जो सूबेदार हुए थे वो सूबेदार भी खुद को स्वतंत्र घोषित करते चले जा रहे थे। जिसमें 1739 में अलीवर्दी खान जो आया था, अलीवर्दी खान जो बंगाल का सूबेदार होता था, उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद 1739 में ये एक भारी आक्रमण भी होता है। नादिर शाह ईरान का, जिसे नेपोलियन कहा जाता है, तो नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब होता क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारी खून खराबा होता है, तो शासन तो प्रशासन ही है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। आगे धीरे धीरे ऐसे अलीवर्दी खान की एक टाइम ऐसा आता है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। इसका देवता होता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला भी चाहता था कि जो बंगाल में अंग्रेज लोग अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, ये कंपनियां ना खोलें। तो उसने क्या किया, इनके साथ एक युद्ध मोल ले लिया, और वो युद्ध कहलाया प्लासी का युद्ध। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसके बाद हमारे भारत की संयुक्त सेना, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल राजा, ये तीनों लोग संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई 1765 में होती है, जिसे 1764, जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 के युद्ध, ठीक है, 1764 में होता है। अब बक्सर का युद्ध भी ये संयुक्त सेना हार जाती है, तब जाके अंग्रेज़ों ने अपना पहला बंगाल पे पैर पसारना स्टार्ट किए। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल ने वो भारत की तरफ अंग्रेज़ों ने अपनी स्थापना जो की थी वो किस राज्य से की थी? तो वो कहाँ से की थी? बंगाल से की थी। तो बंगाल में जब इन्होंने अपनी स्थापना कर लेते हैं तो इन्हें एक गवर्नर इनके पास भेजा गया, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन जाता है। यहाँ आते ही ये द्वैत शासन लगा देता है। ये काफ़ी समय तक चलता रहता है। 1784 में लिखित रूप से लगाया जाता है। जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम लागू होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। इस प्रकार ये चीज़ें जो थी लगातार धीरे धीरे चलती रहती हैं। इसके बाद जब कुछ समय बीतता जाता है तो ऐसे गवर्नर जनरल भी हुए जिन्होंने भारतीयों के लिए भी कार्य किया है। तो जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें वारेन हेस्टिंग आ जाता है, उसने भारत के काफ़ी सुधार किए।
तो क्वेश्चन एक बन भी जाता है कि सुधारों का काल किस गवर्नर जनरल के काल को कहा गया है। तो सुधारों का काल जो है वारेन हेस्टिंग के समय को कहा गया है। वारेन हेस्टिंग जैसे ही भारत आता है 1772 में, तो 73 में ये एक्ट पारित करता है, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए जो भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहला था कि भारत में कोई कोर्ट नहीं था, तो भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। कब की गई? 1774 में। अगर पूछे किस एक्ट के तहत की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसके बाद इसके पहले मुख्य या चीफ जस्टिस भी पूछे जाते हैं। इसमें कुल 3 अपर न्यायाधीश भी थे, और जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर मैरिस गवेर थे। इसके बाद जो बंगाल का अभी तक गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, वो तो चला जाता है, लेकिन गवर्नर की पदवी जो थी वो बढ़ा दी जाती है और कर दी जाती है गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन फिर नया बन जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। अब वारेन हेस्टिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे कार्य कर रहा था, तो इसके परिणाम भी इसको भुगतने ही थे। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, या बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो ब्रिटेन की संसद में महाभियोग जो चलाया गया था वो वारेन हेस्टिंग के ऊपर ही चलाया गया था। इसके बाद समय बीतता चला जाता है, आ जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 में जैसे ही कॉर्नवालिस आता है तो एक बात लेके आया था कि यदि मेरे पास प्रशासनिक शक्तियाँ हैं तो वहाँ की जो सेना, अंग्रेजों की सेना भारत में लगी हुई है, उसका मुझे सेनापति भी बनाया जाए, तब तो भारत आएगा। तो पहला सेनापति जो गवर्नर जनरल था, जो पहला सेनापति भी बनाया गया, साथ साथ गवर्नर जनरल भी था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आता है, आईपीसी जो थी वो भी लागू की जाती है, सिविल सेवा की शुरुआत की जाती है, आईसीएस जो भर्ती होती है उसकी शुरुआत की जाती है। तो क्वेश्चन भी बन जाता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया भारत में? तो सिविल सेवा का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। इसके बाद चीज़ें सीधे सीधे चलती रहती हैं, तो धीरे धीरे आता है एक्ट आपका 1813। 1813 का जब एक्ट आता है तो कंपनी जो अभी तक व्यापार कर रही थी उसके व्यापार को ख़त्म किया गया, और अंग्रेजों ने कह दिया कि अब आप व्यापार जो करोगे केवल चाय और पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार केवल कर सकते हो। अन्य जो इतने भी व्यापारिक संबंध थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 एक्ट के तहत ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभ कब हुआ था? तो सीधा लगाना है 1793। निर्वाचन प्रणाली जो भारत में स्टार्ट होती है वो 1793 में स्टार्ट होती है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, एक्ट आता है 1833 का एक्ट, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल अभी था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 एक्ट था। इसमें प्रथम विधि आयोग की स्थापना की जाती है। प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड मैकाले था। मैकाले आता है, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन और आता है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1813 के जब एक्ट लागू हुआ था उसी के समय ईसाई मिशनरियों का आगमन भी भारत में हो जाता है, और ईसाई जो आए थे वो अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए भारत में प्रवेश किए थे। तो 1833 में कुछ और भी प्रावधान थे, बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ से शुरू से पढ़ाए हैं। तो ऑनलाइन क्लास में इतना सारा नहीं हो पाता है, तो इसको अगर आपको बहुत अच्छे से, बहुत शेड्यूल तरीके से पढ़ना है, एक कहानी की तरह पढ़ना है जो आपके दिमाग को टच कर जाए, तो आप ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी ऑफलाइन क्लास जो है गुरुकुल एकेडमी कायमगंज के नाम से दत्तू नंगला में स्थानांतरित कर दी गई हैं। तो दत्तू नंगला में आप जैसे ब्लॉक रोड जो है या दत्तू नंगला रोड किसी से पूछ लीजिएगा, बाईपास कायमगंज, वहाँ दत्तू नंगला बाईपास करके आता है। लास्ट में चले आइए, तालाब पड़ेगा, एक तालाब के पास मंदिर है, तो मंदिर के पास ही हमारा सेंटर खुला हुआ है। तो ऑफलाइन में ये होता है कि आपका मैथ भी बहुत अच्छे से हो जाता है, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, हिंदी भी बहुत अच्छे से हो रही है, और आपकी जो जीएस है, करंट अफेयर है, वो बहुत सारी अच्छे से क्लासें चल रही हैं। तो अगर आपको एक अच्छी सी तैयारी करनी है, 6 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है, तो ऑफलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फीस बहुत ही कम है यहाँ पे, जब आप आएंगे तो आपको फीस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस इतिहास को यहीं तक रखते हैं। धीरे धीरे करके हम इन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ चीज़ों को हम आपको समझाते रहेंगे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा है, कुछ क्वेश्चंस आपको याद हुए हैं, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।